हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एसएसटी मास्टरमाइंड चैनल और हमारे चैनल पे सिर्फ एसएसटी का ही क्लास करा रहे हैं। और आपको यहाँ से कंटिन्यू आपका क्लास चल रहा है। उस क्लास का नाम है डीलेड, ठीक है। जो कि आपको डीलेड क्लास के लिए आपको एसएसटी भी पढ़ना पड़ता है, सोशल साइंस। तो हमारे चैनल पर सिर्फ सोशल साइंस के जितने भी टॉपिक होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, वो भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी स्पेशल मेरा डीलेड का चल रहा है, ठीक है, बिहार डीलेड का। और डीलेड में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम टॉपिक आज कराने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद? ये आपका जो सिलेबस कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो बस आपका 50 क्वेश्चन अगर कंप्लीट सही से कर लेते हैं तो 2-3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। और 50 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 50 कराएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन 70-80 के बराबर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा इसमें और न्यूमेरिकल जो होता है छिपा रहता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से हम लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी टॉपिक बाय टॉपिक बांटा हुआ है, 10 दूसरे सब्जेक्ट का, फिर 10 दूसरे टॉपिक है। ये सभी यूरोप में राष्ट्रवाद से ही है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था। तो देखिए सीधी सीधी बात है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की अगर बात करें तो सीधे 19 शताब्दी 1815 में हुआ था। सीधा सीधी आंसर याद कीजिए। लेकिन इसके और क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था। तो 9वीं शताब्दी 1815 में कि पूछा जाएगा कि यूरोप की राष्ट्रवाद का उदय किसके शासनकाल में। तो नेपोलियन युद्धों के बाद राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। किसके बाद हुआ था? तो नेपोलियन के युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी का है। क्वेश्चन क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन युद्धों को यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का प्रेरित किया था। कब? तो 1789 में इसको प्रकाशित किया था। सॉरी, प्रकाशित नहीं, प्रेरित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये रहा कि राष्ट्रवाद का यूरोप में क्या अर्थ था। राष्ट्रवाद का यूरोप में इसका अर्थ क्या था। तो राष्ट्रवाद का मतलब था साझा संस्कृति, ऐतिहासिक और भाषा पहचान की भावना, जो एक राष्ट्र का निर्माण की ओर अग्रसर होती थी। यही हमारा राष्ट्रवाद का यूरोप में इसका अर्थ होता था। अगला है कि किस यूरोपियन देश में 9वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के आधार पर एकजुट प्राप्त की थी। तो ये था इटली और जर्मनी। कब किया था? तो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के आधार पर एकजुटता का प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था ये 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो बिस्मार्क ने जर्मनी राज्यों के एकजुट करने के लिए हुआ था, ठीक है। अगला है लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद का विचार यूरोप में किससे प्रस्तुत किया था। तो ये था लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद का विचार जॉन लोक और रूसो जैसे विचारों ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि प्रश्न क्या है कि फ्रांस क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो फ्रांस क्रांति में यूरोप में प्राचीन राजशाही की चुनौती दी गई और राष्ट्रवाद की भावनाओं को मजबूत दी गई, जिससे आधुनिक राष्ट्रों का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रवादी भावना को उत्प्रेरित करने वाले प्रमुख कारण कौन से थे। तो ये था स्वतंत्रता, समानता, प्रभुता की भावना, साथ ही संस्कृति और भाषाई एकता के विचार की राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देना। रूस में राष्ट्रवादी के विकास की योजना क्या था। रूस में राष्ट्रवादी विकास की योजना क्या था। तो रूस में राष्ट्रवादी विकास में पेत्र महान और बाद में 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन को बड़ा योगदान था। अगला बात कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विरोध में कौन से आंदोलन हुए थे। तो विभिन्न बहुदलता क्षेत्र में, जैसे कि ऑस्ट्रो हैंगरी साम्राज्य राष्ट्रवादी का विरोध हुआ, क्योंकि यह कई समुदाय अपने संस्कृति पहचान की रक्षा की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने अब आ गया दूसरे टॉपिक से। टॉपिक वही है, यानी कि 11 क्वेश्चन। क्या कहता है कि 1815 में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो इस सम्मेलन का था वियना सम्मेलन। क्या था? वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। कौन सा सम्मेलन? तो ये सम्मेलन था वियना सम्मेलन, जिसको कांग्रेस ऑफ द वियना कहते हैं।
जहां यूरोप के शक्तिशाली देश शांति और स्थापना बनाए रखने के लिए समझौता किया। अगला है कि प्रथम घटना के यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार को प्रेरित किया था। तो फ्रांसीसी क्रांति क्या था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में यूरोप के राष्ट्रवाद के विचार को प्रेरित किया, क्योंकि यह स्वतंत्रता समानता का अवधारणा को बढ़ावा देना था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रश्न कौन सा विचार लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद का प्रवक्ता माना जाता है? तो ये माना जाता है जोहान गोल्टेनगेज और को लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। अगला 1848 में क्रांति किस कारण से यूरोप में राष्ट्रवाद का एक प्रमुख घटना बनी? मतलब 1848 में ये क्रांति हुआ है जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवादी की एक प्रमुख घटना बनी। ये था 1848 में क्रांति यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक बदलाव का आवश्यकता और राष्ट्रीय एकता की भावना को मुख से देखा गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रश्न जर्मन साम्राज्य के एकीकरण किसने किया था? जर्मन साम्राज्य का जो एकीकरण किया था ये किसने किया था? तो जर्मन साम्राज्य का जो एकीकरण 1871 में किया था ऑटोमन बिस्मार्क ने। किसने किया था? ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मन साम्राज्य का एकीकरण किया था। अगला इटली का एकीकरण किसने किया था? तो इटली का एकीकरण गैरीबॉल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबॉल्डी और काउंट कवर के नेतृत्व में किया गया था। याद रखना है इटली का एकीकरण किसने किया था? गैरीबॉल्डी या काउंट कवर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रवाद के पिता के रूप में जर्मन विचार, इसका नाम था जोहार गोटलबीन फ्रेंच। क्या था? जोहार गोटबीन फ्रेंच को इन्हें राष्ट्रवाद का पिता के रूप में माना जाता है। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि राष्ट्रवाद की किस प्रवृत्ति के संक्रमण राष्ट्रवाद कहलाता है? तो ये राष्ट्रवाद की उप प्रवृत्ति संक्रमण राष्ट्रवाद का कहा जाता है, जो केवल एक विशेष जाति संस्कृति समूह हित रक्षा करने में जोर देती है। अगला है कि 1830 में किस देश में राष्ट्रवादी आंदोलन ने सफलता प्राप्त किया था? तो 1830 में बेल्जियम में राष्ट्रवादी आंदोलन की सफलता प्राप्त की और इसे बेल्जियम स्वतंत्र हो गया, यानी कि आज़ाद हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा कि राष्ट्रवाद के विचार में सबसे बड़े प्रतिरोधक कौन थे? तो राष्ट्रवाद के विचार में सबसे बड़े प्रतिरोधक प्राचीन साम्राज्य ताकतें थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और रूस। याद रहेगा, राष्ट्रवाद के विचार के सबसे बड़े प्रतिरोध कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया और रूस था। अगला था यूरोप में किस सम्राट ने राष्ट्रवाद के विचार में दबाने की कोशिश किया था? तो ये था हॉब्सबर्ग साम्राज्य की साम्राज्य फौज जोसेफ और नए राष्ट्रवाद विकास को दबाने की कोशिश की थी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस आंदोलन ने यूरोप में समाजवादी विचारों को बढ़ावा दिया और राष्ट्रवादी को साथ जुड़ गया? तो ये कौन सा आंदोलन था? तो ये था 1848 के क्रांति और समाजवादी आंदोलन, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद की समाजवादी विचारधाराओं के साथ एक साथ जुड़ गया। अगला है कि राष्ट्रवाद के विकास में कौन सा साहित्य आंदोलन महत्वपूर्ण था? राष्ट्रवाद के विकास में कौन सा साहित्य आंदोलन महत्वपूर्ण था? ये था रोमांटिक आंदोलन। क्या था? रोमांटिक आंदोलन, जो कि राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन लोगों ने सांस्कृतिक ऐतिहासिक गर्व करने के लिए प्रेरित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। भाई छोटा क्यों हो रहा है? छोटा मत हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रश्न किस यूरोपियन देश में शताब्दी लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी संघर्षों का कारण संघर्ष हुआ था? ये था उत्तर में 9वीं शताब्दी। क्या था? उत्तर में 9वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी संघर्षों के कारण कई आंदोलन और क्रांति हुआ। अगला है कि प्रश्न किस विचार ने यह विचार प्रस्तुत किया था कि राष्ट्र एक सांस्कृतिक समुदाय होता है? जोहान गोल्टेबीन फ्रेंच ने एक प्रस्तुत किया था कि राष्ट्र एक सांस्कृतिक समुदाय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस युद्ध के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला? मतलब कौन सा युद्ध था जिसके युद्ध के बाद राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला गया था? तो अगर उसके युद्ध की बात करें तो नेपोलियन युद्ध के बाद। क्या था? नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला था। कौन सा युद्ध? नेपोलियन युद्ध के बाद। अगला है 1848 में यूरोप में किसने राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू किया था?
तो ये 1898 फ्रांस में लुई फिलिपींस, कौन था? लुई फिलिपींस की सरकार के खिलाफ व्यापार विरोध हुआ। क्या हुआ? विरोध हुआ, जिसमें राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के आंदोलन की शुरुआत वहीं से हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्रश्न, किस साम्राज्य में यूरोप राष्ट्रवाद के विरोध किया और उसने अपने साम्राज्य के लिए खतरा माना? तो ऑस्ट्रो हैंगरियन साम्राज्य यूरोप में राष्ट्रवाद के विरोध किया क्योंकि अपने साम्राज्य के लिए खतरा समझा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विरोध उपनिवेशवाद का क्या योगदान था? तो उपनिवेशवाद में यूरोप के शक्तिशाली देशों के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को मजबूत किया, उसने राष्ट्रवाद की भावना का दमनाक तरीके से दबाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि यूरोप में राष्ट्रवाद की वृद्धि और परिणाम में कौन सी नीति लागू हुई थी? तो ये था, यूरोप में राष्ट्रवाद की वृद्धि और परिणाम में एकता, समूह पहचान की नीति लागू की गई, जैसे कि शिक्षा, संस्कृति, एकता और राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा दिया गया। तो ये सभी जो था यूरोप में राष्ट्रवाद के परिणाम की चुनौती के लिए नीति अपनाई गई थी। अगला है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के सबसे बड़ा विरोध किसने किया था? यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा जो विरोध किया था, ये विरोध किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया और रूस में साम्राज्यवाद देशों के यूरोपीय राष्ट्रवादी में सबसे बड़ा विरोध किया था। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया और रूस। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया और रूस ने किया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद के बीच क्या संबंध है? राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद के बीच क्या संबंध है? देखिए, राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद एक दूसरे से विरोधी विचार है। विरोधी का मतलब एक दूसरे से भिन्न नहीं है, भिन्न है। जबकि राष्ट्रवाद एक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता राज्य की ओर इशारा करता था, जबकि उपनिवेशवाद समाजवादी विस्तार का विचारक था। अगला है कि यूरोप में राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? यूरोप में राष्ट्रीय का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, जर्मनी और इटली का जब एकीकरण हुआ तो यूरोप में राष्ट्रीय का सबसे बड़ा योगदान माना जाता था। अगला है कि राष्ट्रवाद के विचार से किस प्रकार के राजनीतिक आंदोलन पैदा हुआ था? तो राष्ट्रवाद के विचार से स्वतंत्रता, लोकतंत्र, एकता और राजनीतिक आंदोलन पैदा हुआ, जो कि स्वतंत्र संग्राम के लिए क्रांतिकारी था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कि 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसकी मदद से हुआ था? तो 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। अगला है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय सबसे बड़ा चुनौती क्या थी? तो यूरोप में राष्ट्रवाद के दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी साम्राज्यवाद की शक्ति का अस्तित्व और इसके द्वारा राष्ट्रवाद का विरोध करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। अगला है कि 19वीं शताब्दी के यूरोप में प्रमुख राष्ट्रवादी नेता कौन थे? तो ये सबसे पहले आता है गैरीबल्डी और बिस्मार्क। क्या आता है? गैरीबल्डी और बिस्मार्क, काउंट कातोर, लुई फिलिपींस जैसे नेता 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवादी नेता बने थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का समाजवाद विचारधारा के क्या यह अंतर था? तो राष्ट्रवाद एकता और स्वतंत्रता की इशारा किया, जबकि समाजवाद ने आर्थिक समानता और श्रमिकों के अधिकार को बढ़ावा दिया। अगला है इटली और जर्मनी के एकीकरण के समय क्या मुख्य समस्या थी? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के समय मुख्य समस्या भिन्न राज्यों के बीच क्षेत्रों की और आंतरिक विरोध के संघर्ष थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन और बच गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलने के बाद कौन सी शक्ति कमजोर हो गई? तो देखिए, यूरोप में जब राष्ट्रवाद की जो फैलने लगा तो शक्ति जो था ना, ऑटो हैंगरिक साम्राज्य और इसके साम्राज्यवादी की शक्ति जो था वह धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अगला है कि फ्रांस किस घटना के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई? तो ये था फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन युद्धों के कारण राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हो गई। अगला है कि राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रवाद के अंतर्गत किस प्रकार के आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये राष्ट्रवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम, एकीकरण आंदोलन और लोकतांत्रिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि प्रश्न, यूरोप में किस वर्ग के राष्ट्रवाद सबसे अधिक समर्थन दिया था? मतलब यूरोप में किस वर्ग के जो लोग थे राष्ट्रवाद को सबसे ज़्यादा समर्थन किए थे, सपोर्ट किए थे? तो समर्थन की बात करें तो शहरी मध्य व्यवस्था यूरोप में राष्ट्रवादी को सबसे
अधिक समर्थन दिया गया। अगला है कि यह राष्ट्रीय एकता के बढ़ावा देने के लिए यूरोप में क्या उपाय किए गए हैं। तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार, राष्ट्रीय और इसे प्रचार किया गया। अगला है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के खिलाफ कौन सा प्रमुख ताकतें थी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के खिलाफ मुख्य ताकत साम्राज्यवादी सरकारें, विशेष रूस, ऑस्ट्रेलिया और ऑटोमन साम्राज्य था। चलिए यहाँ से कुछ और क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के साथ साथ कौन सी अन्य राजनीतिक विचारधारा उभरी थी। क्या पूछा, यूरोप में राष्ट्रवाद के साथ साथ कौन सी अन्य राजनीतिक विचारधारा थी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के साथ साथ साम्राज्यवाद, उदारवाद और लोकतंत्र की विचारधारा भी उभरी हुई थी। अगला है कि किस घटना ने जर्मनी के एकीकरण के मदद की। कौन सी घटना हुआ जिसमें जर्मनी ने एकीकृत करने में मदद किया। तो ये था 1870 में फ्रांसीसी प्रूसियाई यहूदी ने जर्मन के एकीकृत करने में मदद की थी। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 3 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम किस घटना के जर्मनी और एकीकृत करने में मदद करेगी। क्या है कि किस घटना के जर्मनी एकीकृत करने में मदद करेगी। तो ये था 1870 फ्रांसीसी युद्ध और जर्मनी की एकीकृत करने में मदद करेगी। अगला है कि प्रश्न, इटली में राष्ट्रवाद के खिलाफ में सबसे महत्वपूर्ण कौन से नेता थे। तो ये महत्वपूर्ण नेता थे गॉरिबल्डी। क्या थे, गॉरिबल्डी थे, जो कि पृथ्वी के राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख नेता कहे जाते थे। चलिए यहाँ से 2 क्वेश्चन और बच गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार में मीडिया और साहित्य का क्या भूमिका। मतलब यूरोप में जो मीडिया है या साहित्यकार है, इसकी भूमिका क्या है। अगर इसकी हम भूमिका की बात करें तो मीडिया और साहित्य ने यूरोप के राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के खास कवियों, लेखकों और पत्रकारों के माध्यम से था। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा कि किसी विचार ने राष्ट्र का एक सामूहिक इच्छा के रूप में राष्ट्रवाद की परिभाषा दी थी। तो देख लीजिए, जोहान गैरिबाल्डी ने चीन के फ्रांस राष्ट्र पे इच्छुक है और इस राष्ट्रपति का भी भाषण दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से 50 क्वेश्चन जो होते हैं 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नेट एपिसोड। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।